नमस्कार, मैं श्री वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। विदेशी बाजारों में मिले जुले रुख के बीच दिल्ली के तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली सहित सभी तेल तिलहनों के भाव में मजबूती रही। बाजार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में गिरावट है, जबकि शिकागो में फिलहाल मजबूती है। मलेशिया में तिलहन के भाव तो टूटे हैं, लेकिन डॉलर हिसाब के भाव बाजार में लगभग $10,000 की मजबूती है। उसने कहा कि विदेशों के भाव के टूटने से आयातकों को भारी नुकसान है और उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। बैंकों से उनके द्वारा लिया गया कर्ज फंसने के पूरे असर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को हर फैसला देश और किसान के हित को ध्यान में रखकर करना होगा। सूत्रों ने कहा कि शुल्क घटाने का वाजिब फायदा ना तो उपभोक्ता को मिला, ना ही किसानों को। तिलहनों की परेशानी को इनका उत्पादन बढ़ाकर ही दूर किया जा सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से भी आयातक बेहाल हैं, क्योंकि उन्हें बैंकों को अब अधिक धनराशि का भुगतान करना होगा। केंद्र ने बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए इस साल मई महीने के अंत तक 52,460 टन प्याज खरीद की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से उत्पादन की कमी वाले दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए प्याज का बफर स्टॉक बनाए हुए हैं और प्याज की खरीद नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए की जा रही है। साल 2022 और 23 के लिए 2.50 लाख टन रबी मौसम के प्याज की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब ऐसे में अधिकारी ने कहा कि नेफेड ने इस साल 31 मई तक 52,460.34 टन प्याज की खरीद की है। अधिकारी ने कहा कि चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को अगले महीने तक हासिल कर लिया जाएगा। असम और दार्जिलिंग की चाय तो पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब छत्तीसगढ़ में चाय की हो रही खेती ने भी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल धान की खेती के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ की चर्चा चाय की खेती को लेकर भी होने लगी है। दरअसल राज्य के सरगुजा अंचल के जशपुर जिले में छत्तीसगढ़ सरकार ने चाय का बागान स्थापित किया है, जिसका बेमिसाल स्वाद बाजार में बेहद पसंद किया जा रहा है। खूबसूरत वादियों से घिरा छत्तीसगढ़ का सरगुजा अपनी कुदरती सुंदरता के लिए पहले से ही मशहूर रहा है। यहाँ की खास आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक पठारों और नदियों की सुंदरता के साथ ऐतिहासिक रियासतें सैलानियों को आकर्षित करती है। लेकिन बीते 3.5 सालों से जशपुर की पहचान में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जशपुर में हो रही चाय की खेती ने अपनी अलग पहचान कायम कर ली है और यहाँ की चाय की महक दार्जिलिंग या असम की तरह ही देश और दुनिया में फैलने लगी है। फूलों की खेती वर्तमान दौर में किसानों के लिए फायदे का सौदा है और बड़े पैमाने पर धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा साज सज्जा के कामों में भी फूलों का उपयोग किया जाता है। आए दिन होने वाले बड़े आयोजनों में फूलों से की जाने वाली डेकोरेशन में विदेशी फूल के साथ साथ देश में आकर्षक रंग बिरंगे फूलों की भारी डिमांड होती है। आर्थिक संभावनाओं को पहचानते हुए झारखंड के देवघर में रहने वाले किसान वकील प्रसाद ने फूलों की खेती में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। देवघर के फ्लावर फार्मर वकील प्रसाद ने फूलों की मार्केट्स में संभावनाएं पहचानी और लाखों रुपए कमाए। केंद्र सरकार की योजना सॉइल हेल्थ कार्ड से लाभान्वित हुए देवघर के किसान वकील प्रसाद यादव बताते हैं कि मिट्टी जांच के पहले डीएपी और यूरिया डालकर फसल उगाते थे। धीरे धीरे फसल की पैदावार घटने लगती थी। जांच के बाद उर्वरक डालने की मात्रा और तरीके दोनों बदल गए और जांच के बाद पता चला कि मिट्टी में कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना है। मिट्टी की जांच की रिपोर्ट के हिसाब से उर्वरक का इस्तेमाल करने पर पैदावार बढ़ी, फसल का नुकसान भी कम हुआ। फसल और कंपोस्ट की मात्रा भी जरूरत के हिसाब से डाली जाती है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बैंगनी क्रांति ने कृषि तकनीक स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित किया है। उच्च मौद्रिक रिटर्न के कारण जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में किसान बड़े स्तर पर पारंपरिक खेती से लेवेंडर जैसी सुगंधित फसलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुगंधित फसलें सूखा और कीट प्रतिरोधी दोनों और CSIR केंद्र शासित प्रदेश में इस कृषि स्टार्टअप पर वरदान को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि CSIR उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे ऐसे ही जलवायु परिस्थितियों वाले अन्य पहाड़ी राज्यों में भी सुगंधित फसलों की खेती करना शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान 2022 से न केवल 10 लाख करोड़ से ज्यादा राशि का प्रदेश में निवेश होगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रकार के निवेश को प्रदेश में लाकर राजस्थान को निवेश धरा बनाने की योजना कर रही है। रावत उद्योग भवन में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 अब तक की हुई तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर के JECC में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान में करीब 3,000 कंपनियों की भागीदारी प्रस्तावित है।
तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कृषि विभाग को राज्य की कपास पट्टी में गुलाबी सुंडी के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ क्षेत्रों में गुलाबी सुंडी के हमले की रिपोर्टों का नोटिस लेते हुए कृषि विभाग को कपास मिट्टी में स्थायी तौर पर अपनी टीमें तैनात करने के लिए कहा, जिससे शुरुआती पड़ाव पर ही हमले की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यकीनी बनाना समय की जरूरत है और नरमे की काश्त वाले क्षेत्रों में गुलाबी सुंडी का फैलाव न हो, इसके लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी जाए। भगवंत मान ने कहा कि कृषि विभाग यही यकीन बनाए कि किसानों का कोई नुकसान न हो, जिसके लिए गुलाबी सुंडी के हमले का मुकाबला करने की जरूरत है। तो वहीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में भारत के लिए भविष्य का सुपरफूड विषय पर राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन उद्योग निकाय एसोचैम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया। और इस सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में मोटे अनाज का उत्पादन साल 2020 और 21 में बढ़कर 17.96 मिलियन टन हो गया है, जो कि साल 2015-16 में 14.52 मिलियन टन था और बाजरा का उत्पादन इसी अवधि में बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की ओर से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 2 टीमों के माध्यम से 18 दुकानों पर छापेमारी की गई और इसमें 10 नमूने भरे गए और 2 दुकानदारों को यहां खामियां मिलने पर उन्हें चेतावनी नोटिस जारी किया गया। कृषि विभाग उप निदेशक ने बताया कि ये कार्रवाई शासन के दिशा निर्देश पर की जा रही है। जिले में करीब 135 बीज की दुकानें हैं और इसमें मौजूद समय पर 35 दुकानें सक्रिय हालत में हैं। शासन के आदेश पर जिला कृषि उप निदेशक अक्षय कुमार, जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने जिले के बीज बिक्री करने वाली 18 दुकानों पर छापेमारी की और इसमें उर्द, मूंग और तिल का बीज देखा गया। करीब 10 नमूने संकलित कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और 2 दुकानों में स्टॉक सही नहीं मिलने पर दुकानदारों को नोटिस देते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों खराब बीज को लेकर कई स्थानीय से किसानों ने दुकानदारों की शिकायत की थी और इस बार शासन के निर्देश पर कृषि विभाग ने पहले से ही बीज की दुकानों पर जांच नमूने भरने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। विज्ञान यदि सफल हुए तो किसानों को आलू का बीज सस्ता मिलेगा और पैदावार भी भरपूर होगी। आलू की कंदों की अपेक्षा मूल आलू बीज से अधिक उपज तैयार करने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और अभी लाहौल स्पीति के आलू बीज का दाम राजस्थान, बिहार, असम और अन्य स्थानों में परिवहन लागत के कारण 4 गुना महंगा होता जा रहा है। साल 2009 में खोजे गए मूल आलू बीज से उत्पादन बढ़ाने में लगे हैं। कंदों को काट कर लगाने की अपेक्षा मूल आलू बीज से पनवी तैयार कर आलू तैयार किया जाता है। फिलहाल इस तकनीक से व्यावसायिक खेती नहीं हो रही है। मूल आलू बीज से व्यावसायिक खेती का प्रयास किए जा रहे हैं। शोध किया जा रहा है कि किस तरह के बीज का चयन किया जाए और जिससे उत्पादन बढ़े और कौन सा बीज नहीं लगाना है। बता दें कि मूल आलू बीज का पनवी को बिना पानी के तैयार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ऊना जिले के बंगाणा, गौरगेट और यूना विकास खंडों के 5220 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 8 माइक्रो वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं, जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 28,000 की लागत से कुल 14.61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना में जल शक्ति, कृषि और उद्यान विभाग मिलकर कार्य करेंगे। ये जानकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के उप निदेशक संजीव ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त विकास खंड में 27 और 30 जून तक 4 दिवसीय जलायन अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें पौधारोपण, जल संग्रहण जैसे कार्य किए जाएंगे। उन्होंने इस कार्य के लिए संबंधित विभागों को महिला मंडलों, पंचायत प्रतिनिधि और स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विकास की जब बात हो तो दृष्टि सर्वगिना होना चाहिए। विकास का मतलब सिर्फ सड़कें या घर बनाना नहीं होता, बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबके के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए तभी साथ करता है और यही वास्तविकता विकास है। उन्होंने कहा कि एक लंबे कालखंड के बाद नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला है जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, उनमें श्रेष्ठ भारत की कल्पना है और इसे साकार करने का जज्बा भी है। केंद्रीय मंत्री ने यह बात सोशियो स्टोरी संस्था द्वारा आयोजित इंडिया सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में कही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी विशेष अतिथि रहे। तोमर ने कहा कि हमारे देश में बड़ी आबादी है, जिन्हें सुविधाएं मुहैया कराते हुए विकसित भारत का निर्माण तभी संभव होगा जब इसमें सभी लोग मिलकर योगदान दें। सभी के कंधे, सभी के कदम, हर व्यक्ति, हर क्षेत्र इसमें साथ निभाए। मनुष्य जीवन का सदुपयोग समाज के हित, प्रकृति की रक्षा, देश की सेवा और देश की निरंतर उत्कृष्टता की ओर ले जाने में होना चाहिए।
तो वहीं कृषि जागरण की टीम हिमाचल प्रदेश के बगला बस स्टॉक मंडी, न्यू चौक मंडी और बिलासपुर में फार्म विजिट पर है, जहां वे किसानों की समस्याएं जानने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही टीम द्वारा किसानों को कृषि से जुड़ी योजनाओं को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों की बड़ी भूमिका होगी। यदि कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक, उद्यमी, किसान और सरकार मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर जोर दिया और इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान केंद्रों तक किसानों की पहुंच बढ़ाने की हिमायत की। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जून को दिल्ली में मानसून दस्तक देगा। वहीं मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज बारिश की उम्मीद नहीं जताई गई है और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, केरल समेत गोवा में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।